हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन को लेकर काफी बातें हैं दैट इन्फ्लेशन इज एट 40 इयर्स हाई लेवल। और यहाँ पर बैंक्स भी यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिए हैं। तो और कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर मार्जिन प्रेशर है, बैंक्स की यहाँ पर अर्निंग्स कम हो जाएंगी, स्टॉक मार्केट कैसे उठेगा, ऑलरेडी इतना नुकसान है, अगर विवेक भाई और नीचे चला गया तो क्या होगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग हियर टुडे। और यहाँ एक एक चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रखते हुए हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन क्यों है, इसका इंपैक्ट क्या है और इसके इंपैक्ट से आगे चल के क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ ये चीजें कम क्यों होंगी, यहां से इन्फ्लेशन कम क्यों आ सकता है अगर आया तो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरी वीडियो में हम अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प करने की बातें करते हैं। तो यहां सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे स्क्रीन पर मैंने यहां सर्च किया दैट इन्फ्लेशन इज एट 40 इयर्स हाई लेवल। तो यहां इतनी सारी न्यूज आती हैं और सारी न्यूज सेम है। अगर हम न्यूज के ऊपर क्लिक करते हैं तो एग्जैक्टली हमें पता चलता है कि एवरीबडी इज सेइंग द सेम थिंग, जैसे किसी ने बोला हो कि आप इस न्यूज को 40 ईयर हाई के नाम के हिसाब से आप इसको पब्लिश करो, जैसे कोई एक मिशन सा छेड़ा गया हो। सो इकोनॉमिक टाइम्स इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, 40 ईयर हाई, ब्लूमबर्ग 40 ईयर हाई, बिजनेस स्टैंडर्ड 40 ईयर हाई, इकोनॉमिक टाइम्स 40 ईयर हाई, इन्वेस्टिंग 40 ईयर हाई, बिजनेस टुडे 40 ईयर हाई, अल जजीरा 40 ईयर हाई एंड ट्रिब्यून इंडिया 40 ईयर हाई। मींस एवरीबॉडी, इवन वॉल स्ट्रीट फॉर्म 40 ईयर हाई, फॉरेक्स फैक्ट्री 40 ईयर हाई, बीबीसी 40 इयर्स, 40 इयर्स, 40 इयर्स, 40 इयर्स। इसका इंपैक्ट क्या है, इससे फर्क क्या पड़ेगा। देखो, दो तरह की चीजें होती हैं इस दुनिया में जो स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करती हैं। एक वो जो पहले से जिस तरह की चीजें होती रही हो, या फिर दूसरी इस तरह की चीज जो फर्स्ट टाइम हुई हो। अब यहां पर जो चीज पहले से होती रही है उसके लिए हम सबको पता है कि एक प्रॉपर सॉल्यूशन है कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो, गवर्नमेंट अथॉरिटीज और रिलेटिंग कंसर्न अथॉरिटीज वहां पर ये पर्टिकुलर स्टेप्स लेंगे और उस चीज को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन यहां कुछ इस तरह की है जो 40 इयर्स में पहली बार हुई है या हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया, तो उस केस में क्या करेंगे। उस केस में सिर्फ यही करना होता है जो कोविड के केस में हुआ। तो यहां इंपैक्ट क्या है, अगर सिचुएशन वैसी है जो बार बार होती रहती है तो वो हमें पहले से अलर्ट हो जाते हैं और डैमेज होने से पहले ही हम वहां पर एक करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं। ध्यान से समझना, दो तरह की चीजें होती हैं, एक जो लगातार होती रहती है, बार बार होती रहती है और हमें उसका सॉल्यूशन पता है। कुछ ऐसी हैं जिसमें जो बार बार नहीं होती और हमें सॉल्यूशन नहीं पता होता। तो जहां सॉल्यूशन पहले से पता है उस केस में हम करेक्टिव एक्शन टाइम से ले लेते हैं एंड स्टॉक मार्केट नीचे आने से पहले ही वो चीजें गिरावट नहीं आ पाती, रुक जाती हैं, क्योंकि हमने सही एक्शंस ले लिए हैं, वहां सॉल्यूशन निकाल लिया है। लेकिन अगर सिचुएशन कोविड जैसी है जिसमें हमें पहले से कुछ नहीं पता होता, वंस इन ए ब्लू मून वो चीजें होती हो, जैसे कोविड हुआ था 100 इयर्स में, इससे पहले 1920 में हुआ था जिसको स्पेनिश फ्लू कहा गया था। सेम अगर 40 इयर्स हाई अगर इन्फ्लेशन है तो ये भी क्या करेगा, पहले मार्केट को गिराएगा। जब मार्केट गिर जाएंगी, चीजें सस्ती हो जाएंगी, उस टाइम पर तब तक इसका सॉल्यूशन निकाल चुके होंगे, या अगर सॉल्यूशन इमीडिएटली नहीं भी निकला होगा तो भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको इस बात का पता होता है कि सॉल्यूशन हर चीज का निकल ही जाना है। चीजें सस्ती हो गई हैं, सॉल्यूशन निकल गया है तो बहुत अच्छी बात है, और सॉल्यूशन नहीं निकला है तो सॉल्यूशन निकल जाएगा और वहां मार्केट बेस बनाकर ऊपर चलना शुरू कर देती है। तो जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन क्यों आया, इन्फ्लेशन दो चीजों से आया, ध्यान से समझना। इन्फ्लेशन का जो सबसे बड़ा रीजन है वो वॉर है जो यूक्रेन एंड रशिया के बीच है। लेकिन इस वॉर की वजह से दो चीजों के प्राइसेस बढ़े, ऑयल एंड गैस ये एक सेगमेंट है और दूसरा आयरन और जो स्टील है। तो यहां दो चीजों के प्राइसेस बढ़ने से बाकी सारी चीजों के कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑयल का प्राइस बढ़ता है हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जैसे ही बढ़ती है तो बाकी कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सेम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है और हमारे रॉ मेटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। सेम स्टील से होता है, स्टील जैसे ही बढ़ता है
है तो जो रियल एस्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैक्ट्रीज नहीं बनानी होती हैं, शॉप्स बनानी होती हैं, घर बनाने होते हैं, सड़कें बनानी होती हैं, उन सब की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। कॉस्टिंग बढ़ने से वहां पर मार्जिन ट्रिम्स हो जाते हैं और मार्जिन ट्रिम होने से ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। तो इन्फ्लेशन क्यों है? दो रीजंस हैं यहां पर। वॉर की वजह से स्टील के प्राइसेस बढ़ना, आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ना एंड ऑयल एंड गैस के प्राइसेस बढ़ना। और इसका इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट है रॉ मेटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ जाना, मार्जिन यहां पर कम हो जाना। अब यहां इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि इन दोनों चीजों की जो सप्लाई है जो कम हो गई है बिकॉज ऑफ दिस वॉर, इस सप्लाई को यहां पर इंक्रीज किया जाए। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है? जो इंटरेस्ट रेट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए जिससे यहां पर डिमांड को थोड़ा सा कर्ब किया जा सके। जो लोग लोन पर खरीदना चाहते थे कि ये प्राइसेस और बढ़ जाएंगे स्टील्स के एंड ऑयल के, तो इनको यहां पर रिजर्व करके रख लो, खरीद के अपने पास इकट्ठा करके रख लो और बाद में प्राइसेस बढ़ते हुए बेच देंगे। भले ही लोन लेकर होना करना पड़े इस काम को, लेकिन लोन के जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो यहां पर ये टेंडेंसी थोड़ी सी खत्म हो जाती है। तो इसके चलते यहां आरबीआई हमेशा प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। नाउ अब इसका जो यहां पॉइंट है, ये तो सारे इंपैक्ट की बात हो गई। अब ये इंपैक्ट में एक चीज मैंने हमेशा देखी है कि जब भी आरबीआई रेट बढ़ाते हैं उसके एकदम से सबसे बड़ा जो इंपैक्ट नजर आता है वो जनरली मार्केट के ऊपर नजर आता है, दैट दिस इज नॉट ए गुड साइन फॉर द मार्केट एंड बिकॉज आरबीआई हैज इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, सो मार्केट इज टेंड टू गो डाउन और यहां से ऊपर जाना इमीडिएटली उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सा शोर मचाया जाता है। ये शोर कितना सही है? एक रियल एस्टेट डेटा देखेंगे यहां पर ये शोर कितना सही है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकिन क्या है कि क्या ये इन्फ्लेशन मेंटेन रहने वाला है, क्या इन्फ्लेशन और बढ़ने वाला है? इन्फ्लेशन मेंटेन रहना एक पॉइंट है, इन्फ्लेशन बढ़ना एक पॉइंट है और इन्फ्लेशन का नीचे आना ये एक सेपरेट पॉइंट है। तो इन्फ्लेशन दो रीजन से था, मैं आपको एक रीजन यहां पर सबसे पहले क्लियर करता हूं। यहां ऑयल की बात करते हैं, क्रूड की बात करते हैं, तो जब कभी भी क्रूड 100 के लेवल से ऊपर गया है लास्ट 15 इयर्स में, तो उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकला है एक बार ये देख लेते हैं। मैंने 100 पर यहां पर मार्क किया और 100 के ऊपर जब भी गया नीचे आया, ऊपर गया सेम लेवल पर यहां पर मेंटेन्ड हुआ। बल्कि ये दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेम लेवल ऑफ 100, दिस इज ए रेंज बिटवीन 100 एंड 120 125, 100 से लेकर 120-25 के बीच की रेंज है, जिस रेंज में मार्केट में ये क्रूड का प्राइसेस आता है। लेकिन उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है? उसके बाद रिजल्ट निकलता है कि ये कोलैप्स होता है सीधा सीधा नीचे। उसके बाद ये सेम रेंज में फिर से आया लेकिन फिर से कोलैप्स हुआ, उसके आसपास पहुंचा, फिर से कोलैप्स हुआ, फिर उसके बाद में इसी रेंज में आकर फिर से अटक गया। ये इस रेंज से ऊपर क्यों नहीं जा पाता? इस रेंज से ऊपर इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि इस रेंज से ऊपर जाने पर इंडस्ट्री जो यहां पर क्रूड को यूज करती हैं एज ए रॉ मटेरियल, वे सरवाइव नहीं कर सकती, और सरवाइव नहीं कर सकती तो वो अपनी डिमांड को कम कर देती हैं और जैसे ही डिमांड कम होती है उनके प्राइसेस बढ़ने बंद हो जाते हैं। दूसरा एक और रीजन है कि एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड इज सर्चिंग फॉर एन सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल, जो ऑयल एंड गैस है और खासतौर से जो क्रूड है। क्रूड का जब यहां पर सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा रहा है, अब इसका सब्स्टिट्यूट किस तरह से ढूंढा जा रहा है? जैसे टेस्ला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर यहां पर चल रहे हैं और इसको लेकर एवरी कंट्री इज पुशिंग हार्ड कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज्यादा जोर दिया जाए, तो यहां पर इतनी ही डिमांड कम हो जाएगी हमारे फॉसिल फ्यूल की, क्रूड की। और जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मासेस में यहां पर प्रोड्यूस होकर रोड पर चलना शुरू हो जाएंगे तो नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट बसेस के ऊपर ध्यान होगा, उसके बाद ट्रक्स के ऊपर ध्यान होगा, उसके बाद शायद एयरप्लेन पर भी ध्यान होगा, क्योंकि जब तक कोई चीज के ऊपर वर्क नहीं किया जाता वो इंपॉसिबल सी लगती है। लेकिन जैसे ही किसी चीज पर वर्क करना शुरू करते हैं तो वहां पर रिजल्ट्स अपने आप से दिखने लगते हैं। तो अगर एक कार एक बार में चार्ज होकर 1000 किलोमीटर चल सकती है तो उसी चीज को ध्यान में रखकर एयरप्लेन भी चल सकता है। अगर बस चल सकती है, ट्रक चल सकते हैं, तो सब कुछ चल सकता है, सिर्फ उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। और जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है, हम नीड में होते हैं, तो उसके ऊपर वर्क किया जाता है। तो यहां पर ब्रेंट क्रूड का प्राइस इस रेंज में रहना, अभी तक तो यही चीज साफ साफ नजर आती है दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज
इट इज बाउंड टू कम डाउन कहां तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस लेवल तक आएगा, लेकिन जब भी इस लेवल तक गया है उसके बाद में 36 यहां पर आया, यहां भी ये 36 से नीचे आया, यहां भी 36 से नीचे आया। तो अगर ये सेम रेंज को मेंटेन करके चलते हैं देन दिस इज सपोज टू कम डाउन टू 36 लेवल्स। और क्रूड के इतने ऊपर तक रहने में सबसे ज्यादा नुकसान किसके हैं? पेंट इंडस्ट्री के, टायर मेकर्स के, यहां पर कंस्ट्रक्शन बिजनेस के, और जो लॉजिस्टिक बिजनेस है उसके, और इस तरीके से खासतौर से वेजिटेबल्स के प्राइसेस, फ्रूट्स के प्राइसेस, क्योंकि इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो इन सबको नुकसान है। ये यहां पर ये महंगाई ज्यादा टाइम तक रहेगी नहीं, क्योंकि ये उस लेवल पर है जो यहां से नीचे आना जायज है और वो बनता है। दूसरा किस वजह से होता है? दूसरा जैसे हम बात कर रहे हैं स्टील के प्राइसेस पर, स्टील के प्राइसेस को लेकर अगर हम इंडेक्स की बात करें, जो स्टील इंडेक्स है उसमें हम आयरन एंड स्टील इंडेक्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं, और अगर हम इसका एक जो न्यूयॉर्क का नेस्डेक का बेंचमार्क है उसको अगर हम देखने लगे तो इसके प्राइसेस काफी नीचे आए हैं। जो इसकी एक रेंज बन चुकी थी अप्रैल 2021 में, यानी कि 1 ईयर बैक, उसी लेवल पर वापस आ गए हैं। ये बहुत ज्यादा स्पीड से ऊपर गए थे और यहां से ऊपर गए 23-2400 तक, लेकिन वापस से 1400 पर आ गए हैं। सो इट इज कूलिंग ऑफ ऑटोमेटिकली, और जैसे ही ये चीज कूल ऑफ हो जाएगी ये प्रेशर खत्म हो जाएगा। these two things means metal and oil and gas cannot sustain at a higher level for a longer period of time। तो उसमें कुछ डाउट है ही नहीं। अब यहां पर ये दोनों चीजें नीचे आनी है, इन्फ्लेशन का रिस्क अपने आप से खत्म हो जाएगा। और वैसे भी रशिया यूक्रेन की वॉर ऐसा नहीं है 10 इयर्स तक चलेगी, 20 इयर्स तक चलेगी। या तो जैसी सिचुएशन, जितना एरिया रशिया ने अभी तक ग्रैब कर लिया उसी को लेकर बात बन जाएगी, वहीं सेटल डाउन हो जाएंगे, या फिर जितना बचा हुआ हिस्सा है वो उसको भी ले लेंगे। तो दोनों में से कुछ काम तो होगा। वन मंथ और 2 मंथ्स हो चुके हैं, मैक्सिमम क्या होगा 2-3 मंथ्स के अंदर ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। और स्टॉक मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करता कि जब तक ये बंद नहीं होता तब तक मार्केट को ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। वो हमेशा फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है और कब तक ये सिचुएशन वापस से नॉर्मल हो सकती है। और ये चीजें नॉर्मल होती हुई नजर आ रही हैं, और जैसे ही नॉर्मल होती हुई नजर आती हैं उसके बाद में एक्चुअल नॉर्मल होने का वेट कोई नहीं करता, उससे पहले ही चीजें ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं। सो नीचे स्टॉक्स प्राइसेस के लाने के लिए रीजंस क्रिएट किए जाते हैं, सो ऊपर लाने के लिए भी रीजंस क्रिएट किए जाते हैं। और वो रीजंस क्या होंगे कि शायद आरबीआई इन्फ्लेशन के कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट ज्यादा ना बढ़ाएं। और एक बार ये हेडलाइन आ गई इमीडिएटली सारा डर खत्म। और ये डर कितने टाइम का था? ये डर सिर्फ और सिर्फ इतने टाइम का था जब तक स्टॉक प्राइसेस 30-40% टूटकर नीचे नहीं आ जाते। जैसे ही नीचे आ गए सिचुएशन अपने आप से चेंज हो जाएगी। एक और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक बार इंटरेस्ट रेट बढ़ने और कम होने का और स्टॉक प्राइसेस की मूवमेंट का एक बार पहला पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं, क्योंकि डर तो बहुत चुके हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और मार्केट क्रैश हो जाएगी, यहां से नीचे आ जाएगी। तो क्या पास्ट में ऐसा हुआ है? एक बार इस चीज को देख लेते हैं। इस चीज को देखने के लिए हमने क्या किया, एक पूरा चार्ट निकाल लिया जिसमें जब भी इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज आया हमने उसका एक बार डेटा निकाला कि डेटा क्या कहता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं और स्टॉक मार्केट क्या कर रही है यहां पर। तो हमने 2015 में एक बार देखा कि यहां अगर हम देखते हैं तो जनवरी 2015 में 7.75% वाज द इंटरेस्ट रेट, और ये आरबीआई के इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, हम रेपो रेट की बात कर रहे हैं। और यहां पर इसके बाद 7.5 हुआ मार्च 15 में, जून 15 में 7.25 हुआ, सितंबर 15 में 6.75 हुआ एंड अप्रैल 16 में 6.5 हुआ, यानी कि 1.25% कम हो गया। 0.25 करते करते 5 टाइम्स कम होने से 1.25% यहां पर इंटरेस्ट रेट कम हो गया। अब जनवरी 15 से लेकर दिसंबर 16 तक मार्केट ने क्या किया एक बार ये भी देखते हैं। तो यहां पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है एंड हम यहां पर कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं? हम पीरियड की बात कर रहे हैं जनवरी 15, यानी कि पूरा 2015 की हम बात कर रहे हैं कि 2015 में मार्केट ने क्या किया। मार्केट में 2015 की अगर हम बात करने लगे देन वी आर इन जनवरी 2015, यानी कि लेवल हमारा कौन सा हुआ? हमारा लेवल ये हो गया 8508। और हम इसके नीचे की अगर लेवल की बात करें कि कहां तक नीचे गया, ये नीचे गया हमारा दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। दिसंबर में हमारा ये लेवल कहां तक आ गया? दिसंबर में 7500 आया, यानी कि 1000 पॉइंट निफ्टी टूट गई एंड दिस 1000 पॉइंट फॉल
इज नॉट फ्रॉम 12,000 और 13,000 और 15,000, क्योंकि 15,000 के ऊपर 1,000 फॉल इज नॉट ए बिग परसेंटेज, दैट इज ओनली 6-7%। लेकिन यहां पर जब 8,000 का प्राइस है उसके ऊपर 1,000 का फॉल इज 12%। तो 12% का फॉल आया किस पीरियड में? जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहे थे। तो अगर हम सेम मेथोडोलॉजी यहां पर देखें, जो यहां पर बातें की जाती हैं, शोर मचाया जाता है कि इंटरेस्ट रेट कम होने से मार्केट ऊपर जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मार्केट नीचे आएगी, क्रैश हो जाएगी, मार्केट से निकल जाओ, सब कुछ बेकार हो जाएगा, धरती फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा, आप भी सीता मियां जैसे जमीन में समा जाओगे और कुछ नहीं बचेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब भी इस तरह का शोर मचाया जाए तो उस टाइम पर थोड़ा सा अपना हमने होमवर्क करना है। ये होमवर्क कौन करेगा? होमवर्क वो करेगा जो एक्चुअल में फैक्ट्स के ऊपर जाना चाहते हैं, डेटा के ऊपर जाना चाहते हैं, और किसी को फॉलो करने के बदले उनसे सीख के उस लर्निंग को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरे भी यहां पर सिर्फ फॉलोअर मत बनो, मेरे स्टूडेंट बनो, जिससे आप सीख सको डिटेल में और यहां पर लर्निंग ले सको और उस लर्निंग को इंप्लीमेंट कर सको। तो यहां पर जो ये फॉल आया है, ये सारा फॉल किस पीरियड में आया? ये सारा फॉल उस पीरियड में आया जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहे थे। हम यहां पर एक दूसरा पीरियड लेते हैं अब, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे। वो इंटरेस्ट रेट कब से बढ़ना शुरू किया? अगस्त 2017 में जो इंटरेस्ट रेट था दैट वाज 6%, या हम उसके बाद की भी बात कर सकते हैं, और उसके बाद अभी बाद में बात करेंगे। 6%, और 6% से कहां तक हुआ? अगस्त 18 में 6.5%। अब जब ये 6% से 6.5% हुआ अगस्त 17 से अगस्त 18, इस पीरियड को हम देख लेते हैं। यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो मार्केट गिरनी चाहिए, लेकिन मार्केट गिरी क्या? अगस्त 17 से अगस्त 18। अगस्त 17 एक बार हम निकाल लेते हैं। अगस्त 17 इज हियर, यहां पर ये हमारे लेवल हैं अगस्त 17 के, और अगस्त 18 कहां पर है? अगस्त 18 है हमारा इस लेवल पर। तो यहां तो इस पीरियड में जब इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो मार्केट कैसे बढ़ सकती है? अगर हम सेम सिनेरियो लेकर चलने लगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मार्केट गिरती है, तो यहां तो मार्केट बढ़ गई, यानी कि इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जितना ये शोर मचा था, ये सारा शोर किस लिए था? ये सारा शोर सिर्फ और सिर्फ आपके स्टॉक्स को गिरे हुए प्राइस पर आपसे बिकवाने के लिए था, आपसे आपका कुछ हेल्प करने के लिए नहीं था। कहीं भी कभी भी इतना ज्यादा शोर जब मचता है ना, तो एक बात का ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट में पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है, जो मासेस है, जो मेजॉरिटी है, वो कभी भी सही नहीं होती। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग सही होते हैं, और वो कुछ लोग कौन होते हैं? जो अपने आप से होमवर्क करते हैं। उसके बाद में मैं एक और आपको पीरियड दिखाता हूं, जब वापस से यहां पर इंटरेस्ट रेट कम हुए, इंटरेस्ट रेट यहां कम होने के बाद में फिर बढ़ने शुरू हो गए, यानी कि फेब 18 से, ये तो हमारा सेम ही पीरियड हो गया। उसके बाद हम यहां पर कम होने की बात करते हैं। अप्रैल 19 में 6% इंटरेस्ट रेट था, और अप्रैल 19 से लेकर मई 2020 तक यहां इंटरेस्ट रेट कितना था? हमारा कम हो गया। कितना? 2% इंटरेस्ट रेट कम हो गया। कब? कितने पीरियड में? अप्रैल 19 से ऑलमोस्ट अप्रैल 20। अब अप्रैल 19 से अप्रैल 20 का भी पीरियड देख लेते हैं। अप्रैल 19 में क्या पीरियड था? ये पीरियड था। और अप्रैल 20 में क्या पीरियड था? अप्रैल 20 में तो यहां पर क्रैश था, लेकिन क्रैश से पहले कहां तक मार्केट थी? ऑलमोस्ट सेम लेवल पर थी। तो जब यहां पर इंटरेस्ट रेट इतनी ज्यादा स्पीड से कम हो रहे थे, तो यहां पर स्टॉक के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़े? व्हाई स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल? उसके बाद में कैसे क्रैश हो गया? एक्चुअल में तो इंटरेस्ट रेट का स्टॉक मार्केट की मूवमेंट से कोई लिंक ही नहीं है। यहां प्रॉब्लम किसको आती है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से? सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज को जिन कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है, और बहुत ज्यादा डेट होने की वजह से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उनकी अर्निंग के ऊपर एकदम से इंपैक्ट आता है, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट की कॉस्टिंग कम हो जाती है। लेकिन जिन कंपनीज के ऊपर डेट नहीं है, जो डेट फ्री कंपनीज हैं, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इवन उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो इस चीज का बहाना लेकर अपने प्राइसेस और ज्यादा बढ़ा पाते हैं, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा पाते हैं। और वो प्रोडक्ट के प्राइसेस इसलिए बढ़ा पाते हैं क्योंकि उनके पास प्राइसिंग पावर होती है, उनके पास अपने ब्रांड की पावर होती है। तो इन सब चीजों को समझने के बाद क्या पता चलता है? सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि अगर मार्केट में प्राइसेस डाउन आ गए हैं, बाय करो। मार्केट में प्राइसेस ऊपर चले गए हैं, तो वहां पर प्रॉफिट बुक करके उस टाइम पर जो भी सेक्टर नीचे है, जो डाउन है, टॉप से 25, 30%, 40%, उसमें इन्वेस्ट करो। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। नन ऑफ द ऑपरेटर इन दिस वर्ल्ड हैज टू मच मनी दैट दे
can take entire market on the upside at any given point of time, means all the sectors at the down level at the same time. किसी के पास इतना पैसा नहीं है, सब पार्ट्स में काम करते हैं। एक सेक्टर को ऊपर लेकर जाएंगे, वहां अपना माल निकालेंगे, तब तक दूसरा सेक्टर नीचे आ चुका होगा, उसमें माल भरेंगे बैड न्यूज के चलते, फिर उसके बाद ऊपर लेकर जाएंगे। ये पूरी कहानी चलती रहेगी। यहां सेंटिमेंट्स में नहीं जाना है, अपनी अकल लगानी है, दिमाग लगाना है, सीखना है, फॉलो नहीं करना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।